हेलो एवरीवन, मैं इमरान एनआईएसएम ट्रेनर। आज हम लोग एनआईएसएम 5 के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में आने वाले रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एसेट एलोकेशन? एसेट एलोकेशन का करंट मीनिंग क्या है? पहला ऑप्शन है डिसाइडिंग विच एंड हाउ मेनी म्यूचुअल फंड स्कीम टू इन्वेस्ट इन। दूसरा ऑप्शन है फाइनलाइजिंग विच म्यूचुअल फंड स्कीम वुड डिलीवर द हाईएस्ट रिटर्न इन फ्यूचर। तीसरा ऑप्शन है डिसाइडिंग हाउ टू इन्वेस्ट मनी अक्रॉस वेरियस एसेट कैटेगरीज इन लाइन विथ वंस रिस्क प्रोफाइल, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव एंड करंट सिचुएशन। चौथा ऑप्शन है डिसाइडिंग विच एसेट कैटेगरी वुड परफॉर्म द अदर्स एंड इन्वेस्टिंग इन इट। तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर वाला। Deciding how to invest money across various asset categories in line with one's risk profile, financial objective and current situation। एसेट एलोकेशन का मतलब है इन्वेस्टर का पैसा अलग अलग एसेट कैटेगरीज में इन्वेस्ट करना, जैसे कि इक्विटी, डेट, गोल्ड, एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। In a contra fund, the minimum investment in equity and equity related instruments shall be dash of total assets। कॉन्ट्रा फंड में मिनिमम कितना परसेंट इक्विटी में इन्वेस्ट होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 40%, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा ऑप्शन है 55% एंड चौथा ऑप्शन है 65%। तो इसका राइट आंसर है 65%। कॉन्ट्रा फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम होता है जो कॉन्टेरियन स्ट्रेटजी फॉलो करता है। कॉन्टेरियन स्ट्रेटजी क्या होती है? मार्केट के अपोजिट सोचना। जब सब लोग किसी स्टॉक को अवॉइड कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रा फंड उसमें इन्वेस्ट करता है। एक्सपेक्टेशन ये होता है कि फ्यूचर में उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है। फंड को अपना टोटल एसेट का मिनिमम 65% इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर है 65%। The interim changes in a mutual fund scheme are updated to the investor through। इंतरिम चेंजेस जो होता है वो कौन सा डॉक्यूमेंट में अपडेट किया जाता है? पहला ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, तीसरा ऑप्शन है एडेंडम और चौथा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर है एडेंडम, 3 नंबर। सिड, साई और किम को टाइम टू टाइम अपडेट करना जरूरी होता है, लेकिन अगर बीच में कोई चेंजेस आता है तो उसे एडेंडम के थ्रू अपडेट किया जाता है। एडेंडम क्या होता है? एक एडिशनल अपडेट डॉक्यूमेंट होता है जो एग्जिस्टिंग स्कीम डॉक्यूमेंट में हुए चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। एडेंडम को स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट का पार्ट माना जाता है और ये किम के साथ अटैच होना चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि एडेंडम किसके साथ अटैच होता है, तो ये किम के साथ अटैच होता है, की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के साथ अटैच होता है। Who is not authorized to attach the document submitted for know your customer compliance in case originals are not produced at a time of KYC। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए तो कौन पर्सन डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करने के लिए ऑथराइज नहीं है? पहला ऑप्शन है नोटरी पब्लिक, दूसरा ऑप्शन है मैनेजर ऑफिस शेड्यूल कमर्शियल बैंक, तीसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और चौथा ऑप्शन है गैजेट ऑफिसर। तो इसका राइट आंसर है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। केवाईसी प्रोसेस में इन्वेस्टर के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वेरीफाई किया जाता है। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना पॉसिबल ना हो तो इन्वेस्टर अटेस्टेड कॉपी भी सबमिट कर सकता है। ये अटेस्टेड किसी ऑथराइज्ड पर्सन से होना चाहिए, जैसे कि नोटरी पब्लिक, गैजेट ऑफिसर, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के मैनेजर। A creditable benchmark of a mutual fund scheme should be in sync with the। एक म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क किस किस चीज के साथ मैच होना चाहिए? पहला ऑप्शन है साइज ऑफ स्कीम, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑफ द स्कीम, चौथा ऑप्शन है एक्सपेंस रेशियो ऑफ द स्कीम और पांचवा ऑप्शन है एसेट एलोकेशन पैटर्न ऑफ द स्कीम। तो ये हम लोग पढ़े हैं कि साइज ऑफ स्कीम से कोई लेना देना नहीं है बेंचमार्क का और एक्सपेंस रेशियो से कोई मतलब नहीं है। तो बी, सी और ई ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए कहां पर बी, सी और ई है, तो ये ऑप्शन राइट है। एक क्रेडिबल बेंचमार्क वो होता है जो स्कीम के साथ प्रॉपरली मैच करे। उसके लिए ये 3 चीजें अलाइन होनी चाहिए: इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, एसेट एलोकेशन पैटर्न और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी।
इसीलिए आंसर में बी, सी एंड ई। In case of a fund manager is managing more than 6 funds, then in all performance related advertisements, अगर फंड मैनेजर 6 से ज्यादा स्कीम मैनेज करता है तो एडवर्टाइजमेंट में क्या डिस्क्लोज करना जरूरी है? पहला ऑप्शन है द टोटल नंबर ऑफ स्कीम मैनेज्ड बाय हिम हैज टू बी डिस्क्लोज। दूसरा ऑप्शन है परफॉर्मेंस डेटा नीड नॉट टू बी गिवन। तीसरा ऑप्शन है परफॉर्मेंस डेटा ऑफ टॉप 2 एंड बॉटम 2 स्कीम हैज टू बी डिस्क्लोज। चौथा ऑप्शन है परफॉर्मेंस डेटा ऑफ टॉप 3 एंड बॉटम 3 स्कीम हैज टू बी डिस्क्लोज। तो 4 नंबर इसका राइट आंसर है। जब किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का परफॉर्मेंस एडवर्टाइज किया जाता है तो सिर्फ उस स्कीम का डेटा दिखाना इनफ नहीं होता, उस स्कीम को मैनेज करने वाले फंड मैनेजर के बाकी सब स्कीम का परफॉर्मेंस डेटा भी डिस्क्लोज करना होता है। लेकिन अगर फंड मैनेजर 6 से ज्यादा स्कीम मैनेज करता है तो एएमसी टोटल नंबर ऑफ स्कीम डिस्क्लोज करेगी, अगर और साथ में टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग और बॉटम 3 वर्स्ट परफॉर्मिंग स्कीम का परफॉर्मेंस भी दिखाया जाएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर है परफॉर्मेंस डेटा ऑफ टॉप 3 एंड बॉटम 3 स्कीम हैज टू बी डिस्क्लोज। डैश इज द रिस्क ऑफ मिसप्राइसिंग और इम्प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव्स। कौन सा रिस्क होता है जब डेरिवेटिव्स का प्राइस या वैल्यूएशन गलत हो जाता है? पहला ऑप्शन है काउंटर पार्टी रिस्क, दूसरा ऑप्शन है मॉडल रिस्क, तीसरा ऑप्शन है बेसिस रिस्क और चौथा ऑप्शन है क्रेडिट रिस्क। तो इसका राइट आंसर है मॉडल रिस्क। मॉडल रिस्क का मतलब होता है गलत प्राइसिंग या इम्प्रॉपर वैल्यूएशन का रिस्क, स्पेशली डेरिवेटिव के केस में। डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल मॉडल यूज होते हैं। अगर मॉडल गलत हो, एजम्पशन रॉन्ग हो या गलत या डेटा इनएक्यूरेट हो तो प्राइसिंग गलत हो सकती है, इसलिए इसका राइट आंसर है मॉडल रिस्क। When is the statement of additional information साई अपडेटेड? साई को रेगुलर बेसिस पर कब अपडेट करना होता है? पहला ऑप्शन है एवरी मंथ, दूसरा ऑप्शन है बिफोर 10th ऑफ जनवरी एंड 10th ऑफ जुलाई एवरी 6 मंथ, तीसरा ऑप्शन है एवरी 3 मंथ्स और चौथा ऑप्शन है बिफोर द एंड ऑफ 3 मंथ्स ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो इसका राइट आंसर है 4, बिफोर द एंड ऑफ 3 मंथ्स ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। साई के अपडेशन के लिए क्लियर रूल्स होते हैं। हर फाइनेंशियल ईयर के एंड के 3 मंथ्स अंदर साई अपडेट करना जरूरी है। इन्हें ऑनगोइंग बेसिस पर तुरंत अपडेट करना होता है और इन अपडेट्स को म्यूचुअल फंड की वेबसाइट और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की वेबसाइट पर अपलोड करना मैंडेटरी है। फाइनेंशियल गोल हैव टू बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ। फाइनेंशियल गोल को किस बेसिस पर डिफाइन किया जाता है? पहला ऑप्शन है टाइम हॉरिजन एंड एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड, दूसरा ऑप्शन है कॉस्ट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, तीसरा ऑप्शन है एस्पिरेशन एंड डिजायर, चौथा ऑप्शन है टाइम हॉरिजन एंड मनी नीडेड। तो फाइनेंशियल गोल हम लोग कैसे निकालते हैं? हमें पता होना चाहिए कि टाइम क्या है, कितना टाइम में कितना मनी चाहिए, वही फाइनेंशियल गोल है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर है 4 नंबर टाइम हॉरिजन एंड मनी नीडेड। Once a new fund offer closes, an open-ended mutual fund is open for purchase for the। जब एक न्यू फंड ऑफर यानी कि एनएफओ क्लोज हो जाता है तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड परचेसेस के लिए किस चीज के लिए ओपन हो जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ओनली, दूसरा ऑप्शन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ओनली, तीसरा ऑप्शन एग्जिस्टिंग एंड न्यू इन्वेस्टर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ओनली, चौथा ऑप्शन एग्जिस्टिंग एंड न्यू इन्वेस्टर। तो इसका राइट आंसर है एग्जिस्टिंग एंड न्यू इन्वेस्टर। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट न्यू और एग्जिस्टिंग दोनों इन्वेस्टर कर सकते हैं और परचेस के दो मेन तरीके होते हैं। ट्रेडिशनल वे में क्या होता है, एएमसी डिस्ट्रीब्यूटर या ऑनलाइन म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म के थ्रू, और दूसरा जो ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के थ्रू। अगर आप म्यूचुअल फंड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपको सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि पूरी जर्नी के लिए प्रिपेयर करते हैं, ट्रेनिंग, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिकल गाइडेंस के साथ। अगर आप सीरियस है अपने फाइनेंशियल करियर को लेकर तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।